ओके स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बायोडाइवर्सिटी का स्टडी पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी की स्टडी कैसे की जाए। ठीक है, स्टडी पैटर्न आपके एनसीईआरटी में है ये टॉपिक। तो बायोडाइवर्सिटी के जो स्टडी पैटर्न है वो दो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। एक है लैटिट्यूड पैटर्न और एक है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप रिलेशन वाला। ये दो आपके स्टडी पैटर्न दे रखे हैं। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से भी। तो जिन बच्चों ने आज सुबह ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया उनके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले आज अपन लैटिट्यूड पैटर्न की बात करेंगे। लैटिट्यूड पैटर्न, ठीक है, उसके बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये देखो, तो आपको सबसे पहले डाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। जैसे कि बच्चों ये डायग्राम आपको जो है शो हो रहा है, ये अर्थ की स्ट्रक्चर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल रीजन है 23 एंड 1/2 डिग्री पर, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ है, और ये इधर साउथ में भी 23 एंड 1/2 पर ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल आता है, सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट रीजन आ जाएगा और फिर पोलर रीजन आ जाएगा। ये नॉर्थ पोलर है और इधर भी सब ट्रॉपिकल रीजन, फिर टेम्परेट रीजन और फिर ये पोलर रीजन आ जाएगा। तो ये जो है अर्थ के अलग अलग क्लाइमेट जोन है। अब आप इस डायग्राम से समझिएगा कि अगर हम सन के रेफरेंस में देखें तो सन की डायरेक्ट रेडिएशन देखो आप कहाँ आ रही है। सन की डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है इक्वेटर और ट्रॉपिकल में। सन की डायरेक्ट रेडिएशन कहाँ आ रही है? डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन में। इक्वेटर पर आ रही है और ट्रॉपिकल रीजन में डायरेक्ट सन की रेडिएशन आ रही है। ये बात क्लियर हो गई। जबकि हम पोल एरिया की तरफ देखें तो पोल एरिया या टेम्परेट एरिया में सन की रेडिएशन थोड़ी ऑब्लिक हो रही है, थोड़ी तिरछी हो रही है, या सन की लाइट कम आ रही है, यूँ बोल सकते हैं अपन। तो अब इसका डाइवर्सिटी के साथ क्या लॉजिक है वो देखते हैं। तो जो इक्वेटर है बच्चों, इक्वेटर वाला रीजन है ये वाला, ये लो लैटिट्यूड है, और जो पोल एरिया है ये हाई लैटिट्यूड है, हायर लैटिट्यूड है, ठीक है ना। ये पोल एरिया वाला हायर लैटिट्यूड होगा और इक्वेटर वाला लोअर लैटिट्यूड में काउंट होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब सबसे पहले अपन लोअर लैटिट्यूड की बात करते हैं। और लोअर लैटिट्यूड में क्या क्या चीज़ें बताई मैंने आपको, इक्वेटर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर लोअर लैटिट्यूड में क्या है, सन की रेडिएशन ज़्यादा आ रही है, मतलब यहाँ लाइट ज़्यादा है। अब यहाँ पे लाइट ज़्यादा है तो इससे टेम्परेचर भी यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, रेनफॉल भी ज़्यादा रहेगा, ऊपर निशान का मतलब ज़्यादा है, ठीक है। और क्लाइमेट स्टेबल रहेगा। जो बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, क्लाइमेट क्या रहेगा, स्टेबल, क्योंकि सन डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है तो एक जैसा लाइट रहेगा ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत चेंज तो होता है लेकिन क्लाइमेट मोस्टली यहाँ स्टेबल रहेगा। यानी मैं यूँ बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है कि यहाँ क्लाइमेट में बहुत कम चेंज होगा, बहुत कम चेंजेज होंगे। स्टेबल क्लाइमेट है यहाँ पे। तो स्टेबल क्लाइमेट है तो बार बार क्लाइमेट में बड़ा चेंज नहीं हो रहा, इसलिए लिविंग को बार बार अडेप्ट होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो स्टेबल एडेप्टेशन रहेंगे लिविंग में, ऑलमोस्ट बहुत बड़ा लिविंग को चेंज नहीं करना पड़ेगा। नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत कम आएंगे क्योंकि क्लाइमेट जो है वो स्टेबल है, ठीक है। और क्लाइमेट स्टेबल है तो यहाँ पॉपुलेशन के सर्वाइवल के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो पॉपुलेशन है उसका साइज़ भी यहाँ पर बड़ा होगा, पॉपुलेशन साइज़ भी बड़ा होगा, और यहाँ पर डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना बेटा। तो ये रीज़न है।
आपको ये पूछेगा वाई हायर डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्यों ज़्यादा है, तो ये आपको सारे रीज़न बताने हैं, ये सारे रीज़न बताने हैं आपको कि लाइट ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, क्लाइमेट स्टेबल है, सो डाइवर्सिटी ज़्यादा है ना। तो लोअर लैटिट्यूड में हायर डाइवर्सिटी, याद कर तो ऑपोजिट भी याद कर सकते हो, लो लैटिट्यूड मतलब हाई बायोडाइवर्सिटी। फिर इसके बाद देखो बच्चों कि अगर हम टेम्परेट और पोलर रीजन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपोजिट सीन हो जाएगा। यहाँ पर लाइट कम है, एल मतलब लाइट, टेम्परेचर कम है, रेनफॉल कम होगा, ठीक है ना। लाइट कम है तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, कम होगा। और बच्चों यहाँ पर क्या है कि सन जो है वो उसकी सन रेडिएशन या सन की लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट एकदम से हम बोलिए कि आप अनस्टेबल क्लाइमेट है, बहुत बड़े चेंजेज आते रहते हैं क्लाइमेट में, ज़्यादा मतलब हाई लेवल का, हाई डिग्री का चेंजेज आता है क्लाइमेट के अंदर। तो ऑर्गेनिज्म को बार बार अडेप्ट होना पड़ेगा। एक बार वो अडेप्ट हुआ, इतने में क्लाइमेट चेंज हो गया, उसको फिर से अडेप्टेशन लेना पड़ेगा। और डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइव वही करेगा जो फिटेस्ट है, तो मतलब हाई अडेप्टिव है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म तो अडेप्ट हो पाते हैं और कुछ नहीं हो पाते, इसलिए यहाँ डाइवर्सिटी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन साइज़ भी यहाँ पर स्मॉल रहेगा, और स्मॉल पॉपुलेशन वैसे ही अनस्टेबल रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत आते हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, और सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ठीक है ना। और ऑर्गेनिज्म उसके लिए अडेप्ट भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिटी कम है। तो दो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि वाई लोवेस्ट डाइवर्सिटी इन टेम्परेट एंड पोलर रीजन, तो भी आपको जो है वो बताना है इसका आंसर। और वाई डाइवर्सिटी हाई इन ट्रॉपिकल एंड इक्वेटर, तो आपको ये लॉजिक बताना है, राइट। ये तो हुआ आपका डाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब देखो बच्चों, थोड़े से अच्छी लाइन देखो, इक्वेटर मोर डाइवर्सिटी एज कंपेयर पोलर एरिया, राइट। इक्वेटर पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है और पोलर पे डाइवर्सिटी कम है, करेक्ट। इक्वेटर टू पोलर एरिया डाइवर्सिटी डिक्रीजेज, अगर हम इक्वेटर से पोल एरिया की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, राइट। ये भी बात समझ आ गई। लो लैटिट्यूड में हाई डाइवर्सिटी होती है और हाई लैटिट्यूड में लो डाइवर्सिटी होती है। इज़ दैट क्लियर। अब बच्चों जैसे लैटिट्यूड हमने देखा है अर्थ के रेफरेंस में, उसी तरह देखो आप एल्टीट्यूड भी एक टर्म आती है। एल्टीट्यूड में क्या है बच्चों, हाइट फ्रॉम सी लेवल। एल्टीट्यूड का मतलब ये है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल है हमारा, इस ग्राउंड लेवल से जो हाइट है वो एल्टीट्यूड के नाम से जानी जाती है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा बच्चों, जैसे कि आप एक कल्पना करो कि एक रॉक है, चट्टान है, पहाड़ है, जो भी है, तो वही बात है बच्चों कि सन जो है वो ज़्यादा कहाँ आएगा, लोअर एल्टीट्यूड पर आएगा, और ऊपर तो सन क्या आएगा बताओ, कम आएगा। सेम ये ऊपर वाला सीन ही है। तो मतलब वही बात होगी कि अगर लो एल्टीट्यूड है तो हाई डाइवर्सिटी और हाई एल्टीट्यूड है तो लो डाइवर्सिटी, रीज़न सेम है दोनों की, अगर आए तो रीज़न सेम है। अब बेटा ये एक मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन भी पुट अप कर लिया गया था, सेम इसी लाइन पे क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान से देख लो। सेम लैटिट्यूड और सेम एल्टीट्यूड, अगर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों सेम है तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन भी सेम होगा और वहाँ डाइवर्सिटी का लेवल भी सेम होगा। यानी अगर हमारा सेम लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड है तो यहाँ पर क्लाइमेट भी सेम रहेगा, क्लाइमेट भी सिमिलर रहेगा और डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम रहेगा। इज़ दैट क्लियर, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस एक जैसी हैं, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड के बारे में कुछ बात हुई। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ डाटा दे रखा है, जैसे आपके एनसीईआरटी में डाटा दिया कि जो कोलंबिया है यहाँ पे लगभग 1400 बर्ड्स हैं, बर्ड्स। और कोलंबिया कहाँ बताया गया एनसीईआरटी में, नियर इक्वेटर, इक्वेटर के पास, नियर इक्वेटर, राइट। फिर उसने बोला है कि जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के अंदर आपका जो है वो बताया गया है 105 बर्ड्स, और वो टेम्परेट रीजन में आ जाता है, ठीक है। और नियर पोलर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है 71 डिग्री के आसपास है, एनसीईआरटी में डाटा लिख रखा है कि ये 71 डिग्री लैटिट्यूड पर है और यहाँ 56 बर्ड्स है।
तो इन एग्जाम्पल से क्या कहना चाह रहे हैं, इन एग्जाम्पल से वो यही बात समझाना चाह रहे हैं, देखो कि अगर हम इस रेफरेंस में देखें तो कोलंबिया यहाँ आ जाएगा इक्वेटर के पास, फिर ये ट्रॉपिकल रीजन आ गया, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, यहाँ न्यूयॉर्क आ गया और यहाँ ग्रीनलैंड आ गया। तो अब देखो डाइवर्सिटी कम किसकी होनी चाहिए, ग्रीनलैंड की, सही बात है, यहाँ 56 बर्ड्स है, और इससे ज़्यादा न्यूयॉर्क की होनी चाहिए तो यहाँ 105 है, और सबसे ज़्यादा कोलंबिया की होनी चाहिए तो यहाँ 1400 बर्ड्स है। तो ये लैटिट्यूड के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, जो इक्वेटर के पास होगा उसके पास डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। फिर इसने बोला कि इंडिया में मोर देन 1200 बर्ड्स हैं, मोर देन 1200 इंडिया में। तो सही बात है, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। तो अब ये देखो कि अगर हम इस डाइवर्सिटी को देखें तो इक्वेटर के पास कोलंबिया है, ये कोलंबिया है, और फिर ये इंडिया है। तो कोलंबिया में कितना है, 1400 है ना, तो इंडिया में कितना है, मोर देन 1200। बात सही है, कोलंबिया से तो कम ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया। इसी तरह उसने ये बताया कि जो इक्वाडोर फॉरेस्ट है, इक्वाडोर के जो फॉरेस्ट हैं उनमें 10x ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ज़्यादा डाइवर्सिटी है एज़ कंपेयर, इक्वाडोर फॉरेस्ट में 10 गुना ज़्यादा डाइवर्सिटी है एज़ कंपेयर मिडवेस्ट, एज़ कंपेयर मिडवेस्ट यूएसए फॉरेस्ट, यूएसए फॉरेस्ट। ये आपके एनसीईआरटी के हैं तो आपको ये याद रखना है। तो सही बात है, तो ये इक्वाडोर फॉरेस्ट नियर इक्वेटर ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं तो वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। तो ये आपका जो है एनसीईआरटी का डाटा। और एक एनसीईआरटी ने डाटा दिया अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ये ज़रूर ध्यान रखना, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका का फॉरेस्ट है ये। अब अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है और रिचेस्ट डाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी का जोन अगर है तो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, रिचेस्ट डाइवर्सिटी। और दूसरी बात, इसे अर्थ का लंग्स कहा जाता है क्योंकि बहुत ही अच्छे फॉरेस्ट हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये ऑक्सीजन का लेवल यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं अर्थ को, तो इसलिए इसे अर्थ लंग्स कहा जाता है। तो अब ये जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो ऑब्वियस बात है यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो यहाँ पर डाइवर्सिटी क्या होगी बताओ, ज़्यादा होगी। तो ये सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी का जोन है। अब इसमें एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है कि प्लांट मोर देन 40,000, 40,000 से ज़्यादा प्लांट है यहाँ पे, एनसीईआरटी में डाटा है, ध्यान रखिएगा। ये डाटा ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। और डाटा दे रखा है जैसे कि मैमल्स 427, 427, एम्फीबिया भी 427 है, रेप्टाइल्स 378 है, ठीक है ना, फिशेस लगभग 3000 है। ये एनसीईआरटी में डाटा है आपके, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो और उसमें ये भी बताया कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स लगभग 1,25,000 के करीब हैं, ठीक है। और लगभग उसने बताया कि मोर देन 2 मिलियन इंसेक्ट। तो आप समझिए कितनी रिचेस्ट डाइवर्सिटी का जोन है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। और अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में बर्ड्स का भी डाटा बताया है 1300 बर्ड्स। तो ये बेटा डाटा है जो आपको ध्यान में रखना है। बस आपको जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझाया है कि ट्रॉपिकल और इक्वेटर रीजन में रिचेस्ट डाइवर्सिटी होती है और क्यों होती है वो आपको ध्यान रखना है। टेम्परेट और पोलर में कम डाइवर्सिटी है और क्यों है उसका कारण ये है। इज़ दैट क्लियर, समझ गए। तो ये आपको मैंने लैटिट्यूड पैटर्न समझाया। लैटिट्यूड पैटर्न के बाद अब अपन बात करते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था बच्चों, इसको एक्सप्लेन किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। इन्होंने समझाया था ये, ठीक है। अब मैं अगर कम शब्दों में आपको समझाऊं तो चलो आपको पूरा अच्छे सिस्टमेटिक बताते हैं। इन्होंने क्या किया बेटा, अपनी स्टडी में एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बीच में रिलेशन देखा। स्पीसीज रिचनेस वाई एक्सिस पे ली है और एरिया एक्स एक्सिस पे लिया है।
ध्यान रखा करो बेटा, ये सिंपल चीज़ें होती है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ ली जाती है कि एरिया किधर है, स्पीसीज़ किधर है। तो ये ध्यान रखना, एरिया एक्स एक्सिस पर है, लेबलिंग करवा लेता है वो, और स्पीसीज़ वाई एक्सिस पर है। तो एरिया और स्पीसीज़ रिचनेस में इन्होंने रिलेशन देखा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन थी इनकी, S इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, S इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, ये इक्वेशन है। यानी पहले अपन इस इक्वेशन की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन पर इनको जो भी डाटा मिला एरिया और स्पीसीज़ का, जब उन्होंने इस इक्वेशन पर जो ग्राफ प्लॉट किया तो इनको ग्राफ कुछ इस तरह से नज़र आया, राइट। अब इस ग्राफ का क्या मीनिंग है देखो। अब पहले तो आप ये देख लो कि S का मतलब है स्पीसीज़ रिचनेस, A का मतलब एरिया, Z का मतलब स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कॉफिशिएंट, और C का मतलब है Y इंटरसेप्ट। इज़ दैट क्लियर। अब आपको इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस इक्वेशन में जो मेन कॉन्सेप्ट लेना है आपको वो Z वैल्यू का लेना है। अब आप Z वैल्यू को देखिए, आपने Z का मतलब है स्टीपनेस या स्लोप। आपने ये देखो कि आपने झूला देखा है ना ग्राउंड में, ये जैसे ये झूला है जिस पे बच्चे फिसलते हैं, देखो ये झूला है, ये यहाँ से बच्चे फिसलना शुरू करते हैं ये चीज़। तो ये देखो, ये Z की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर Z की वैल्यू कम है और कम है, मतलब स्लोप के बेस पर समझा, या इसको यूँ समझिए, ऐसे देखो, ये एक झूला है, एक नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड। अब आप बताइए कि किसकी स्लोप ज़्यादा है, एक नंबर की। उससे कम स्लोप किसकी है, 2 नंबर की, और उससे कम स्लोप है 3 की। तो यानी सबसे ज़्यादा Z वैल्यू किसकी होगी, 1 की। फिर Z वैल्यू 2 नंबर पर किसकी आ गई, 2 की, और फिर Z वैल्यू है 3 की। Z का मतलब स्लोप है ना, स्टीपनेस। अब आप समझिए कि यहाँ इसका क्या लॉजिक है। आप ये देखिए बच्चों कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये स्पीसीज़ है, सॉरी मैं वापस आता हूँ, एक बार वापस इस ग्राफ में आते हैं। ये देखो, ये 1 नंबर था हमारा, तो इसकी Z वैल्यू हाई थी। अब Z वैल्यू हाई क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा कवर्ड एरिया ज़्यादा है, ठीक है ना। और अब अगर आप इस चीज़ को देखो तो देखो, इसकी Z वैल्यू कम है यानी एरिया कम है। यानी स्लोप डिपेंड करेगी एरिया पर, जितना ज़्यादा एरिया होगा स्लोप उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ गई बात। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z वैल्यू, राइट। यानी एरिया ज़्यादा है, एरिया बड़ा है तो Z की वैल्यू भी ज़्यादा है, करेक्ट है ना। और एरिया कम है तो Z की वैल्यू भी कम आएगी, है ना। समझ आई ये बात। तो ये तो क्लियर है ना, यानी एरिया और Z का रिलेशन तो है, ठीक है। अब इसको स्पीसीज़ के साथ लिंक करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, यही जो हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं, उन्होंने इसी इक्वेशन के जो डाटा थे, जब उनको लॉग स्केल पर लिया, यानी इसकी लॉग इक्वेशन बनाओ, लॉग S इज इक्वल टू लॉग C, ठीक है ना, प्लस पावर पहले आ जाएगी Z log A ना, log S इज इक्वल टू लॉग C प्लस Z log A। इसी इक्वेशन को लॉग स्केल पर लिया और उसका जो डाटा के बीच में जब उसने ग्राफ लिया, ठीक है, बस इस इक्वेशन के डाटा को लॉग स्केल पर लिया। तो जब डाटा लिया तो ये स्ट्रेट लाइन मिली और लीनियर कर्व आया। लीनियर कर्व का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो पढ़ा है ना आपने। यानी ये किसके बीच में था रिलेशन, स्पीसीज़ और एरिया के बीच में। तो इस लीनियर कर्व से ये क्लियर होता है कि स्पीसीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी अगर एरिया बड़ा है, एरिया ज़्यादा है तो स्पीसीज़ रिचनेस भी ज़्यादा आएगी। अब वो कैसे, देखो लिंक करते हैं अपन। अब आप इसी ग्राफ में लिंक करो, देखो, यानी ये अगर अपन पॉइंट बना लें, दोबारा बना लेता हूँ मैं, देखो इसको, ये एक इस तरह से देखो। अब ये देखो, स्टिफनेस के आधार पर इसकी Z वैल्यू कम है तो स्पीसीज़ कम है, फिर Z वैल्यू ज़्यादा है तो स्पीसीज़ ज़्यादा है, Z वैल्यू और ज़्यादा है तो स्पीसीज़ और ज़्यादा है। यानी अब आप इसको देखो कि अब 3 रिलेशन हमारे पास हो गए, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z वैल्यू और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज़। मतलब एरिया ज़्यादा हुआ तो Z वैल्यू ज़्यादा होगी और Z वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्पीसीज़ भी ज़्यादा होगी, करेक्ट है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो आपके कुछ डाटा है
कि जो स्मॉल एरिया होते हैं, है ना, उनकी जेड वैल्यू जो होती है वो होती है 0.1 से 0.2 के बीच में, आपको याद रखना है ना। छोटे एरिया जो हैं उनकी जेड वैल्यू की रेंज क्या होती है 0.1 टू 0.2। और ये एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल है आपके, और वो नेम से पूछ लेगा कि बर्ड्स इन कैलिफोर्निया की जेड वैल्यू बताइए, प्लांट इन ब्रिटेन की जेड वैल्यू बताइए, मोलस्का इन न्यूयॉर्क की जेड वैल्यू बताइए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो लार्ज एरिया है, बड़े एरिया है, उनकी जेड वैल्यू होती है 0.6 टू 1.2, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिर एक उन्होंने एग्जांपल दिया फ्रूगीवर्स बर्ड्स का। देखिए ये सीबीएसई में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक का क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना, फ्रूगीवर्स बर्ड्स का। तो फ्रूगीवर्स बर्ड्स यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, इन ये जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो ऑब्वियस बात है बहुत बड़ा एरिया है, तो इसकी जेड वैल्यू कितनी है वो पूछता है, तो 1.15 इसकी जेड वैल्यू है। तो ये आपके एनसीईआरटी में डाटा, इनको अच्छे से देखिएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो ये आज की क्लास थी और आपको समझ आया। एनसीईआरटी से रीड ज़रूर कर लेना ये, है ना, ठीक है।